सपने देखिए और फिर उन सपनों के लिए एकदम पूरी जी जान से लग जाइए और फिर टूटना नहीं है आपको बीच में। आप बस मेहनत कीजिए और आपका ये मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ये ले ही जाएगा। डर लगता है कभी कभी, नर्वसनेस फील होता है और पूरी तरह आप टूट भी सकते हैं, लेकिन आपको साहस बनाए रखना है कि आपने अगर इसमें अभी तक इतना समय दिया है तो अब फिर आप कुछ लेके ही जाएं। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस समय मैं इलाहाबाद में ही था, तो माता पिता का रिएक्शन तो देख नहीं पाया क्योंकि उनसे फ़ोन से ही बात हुई और पिताजी ने बस 1-2 सेकेंड ही बात किया। मतलब समाज में सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि सब लोग शिक्षित और जागरूक बने। प्रतापगढ़ को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं प्रतापगढ़ में ही रहकर पूरा यहीं से पढ़ाई करूं और यहीं से पढ़ के मैं सिविल सर्विसेज को क्रैक करूं। ये प्रतापगढ़ है भैया। मेरा नाम है अनुपम तिवारी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ अड्डा। प्रतापगढ़ स्टोरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि सपने वे नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात को सोने ही नहीं देते। आज एक कहानी है आम से खास बन जाने की। आज एक कहानी है मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए एक आम लड़के की जिसने यूपी पीसीएस में टॉप किया। पिताजी पोस्टमैन थे और अपनी सैलरी का 50% से ज्यादा खर्चा बच्चों की पढ़ाई में खर्चा कर देते थे। और जैसा कि कहा जाता है सिविल सर्विसेज के लिए द एग्जाम इज सर्वाइवर फॉर द बेस्ट, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है वही यहां जीवित रह सकता है। तो बच्चे ने किस प्रकार पिता के उस सैलरी का मान रखा और आम से सर्वश्रेष्ठ बन के यूपी पीसीएस में 5th रैंक पाके टॉप किया। तो चलिए दीपक तिवारी जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दीपक तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले प्रतापगढ़ अड्डा की टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सर, अच्छा, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आपका रिजल्ट आया तो उस समय लोगों का रिएक्शंस क्या था? मतलब माता पिता, दोस्त, गार्जियन, मतलब उनका रिएक्शंस क्या था जैसे ही जब रिजल्ट आया? और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस समय मैं इलाहाबाद में ही था, तो माता पिता का रिएक्शन तो देख नहीं पाया क्योंकि उनसे फ़ोन से ही बात हुई और पिताजी ने बस 1-2 सेकेंड ही बात किया। मतलब बस ये सुना कि हाँ सिलेक्शन हो गया है मेरा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाकी दोस्तों और मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे दोस्त थे, सब बहुत खुश थे और एकदम पूरा हर्षोल्लास का माहौल था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय। अच्छा, तो सर ये बताइए कि ये जो आपने सिविल सर्विसेज में इतना अच्छा स्थान लिया, तो इसका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी ही हैं और वही मेरे गांव के 2 लोग बहुत पहले ही सिलेक्शन उनका हुआ था, तो उनकी कहानियाँ सुनाते थे कि कैसे उन्होंने बहुत ही गरीबी से आगे बढ़कर ये मुकाम हासिल किया था। तो वही मुझे कहानियाँ सुनाते और लगातार प्रेरित करते रहते थे कि आगे बढ़ो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे मेरे जो गुरुजन हैं वो भी बेस्ट ही मिले। मेरे फिरोज सर हुए और फिर अरुण यादव सर हुए, तो उन लोगों ने लगातार मुझे प्रेरित किया। अच्छा सर, ऐसी कोई घटना जिसने आपको सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रेरित किया हो? ऐसी कोई घटना जिससे आप सोचो कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज ही चॉइस करना है? कोई घटना विशेष तो ऐसे नहीं रही है क्योंकि लगातार प्रेरणा मुझे पिताजी देते रहते थे, लेकिन एक कहानी है कि एक बार मैं यहाँ पढ़ाई करता था जब अपने पट्टी डिग्री इंटर कॉलेज में, रामराज इंटर कॉलेज पट्टी में। तो वहाँ एक बार आए थे शिक्षा अधिकारी, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके अलावा यहाँ की एसडीएम रह चुकी हैं पट्टी की, चैत्रा बी। तो जब वो कॉलेज में हमारे आई थी तो बस उनकी अपीयरेंस से ही लगा था कि हाँ हमको भी उसी तरह होना चाहिए। तो इसने मुझे प्रेरित किया था इस घटना ने। अच्छा, तो सर आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप अधिकारी बनेंगे। तो सर आपके अनुसार ये जो हमारा समाज है इसमें कोई एक ऐसा बदलाव जो एक मूलभूत परिवर्तन लेके आ जाए समाज में? समाज में सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि सब लोग शिक्षित और जागरूक बने, क्योंकि अगर समाज शिक्षित और जागरूक होगा तभी लोग अपने अधिकारों और अपने कर्तव्य दोनों के प्रति सचेत होंगे।
तो सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा में होना चाहिए। अच्छा, तो सर कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर किस तरीके से तैयारी होती थी, किस तरीके से आप समय मैनेजमेंट करते थे, थोड़ा इस टाइप के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। समय मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका तो सबसे अच्छा क्या अच्छे तरीक़ों में से एक है, क्योंकि तरीके कई हैं। तो मैं तो स्टडी हमेशा टारगेट बेस्ड करता था कि एक ईयरली, फिर 6 मंथली, 3 महीने का, फिर 1 महीने का, फिर हफ्ते भर का, फिर डेली बेसिस पे अपने टारगेट रखता था कि आज मुझे ये चीज़ आज ख़त्म कर देनी है। फिर उसके बाद फिर हफ्ते भर में जितनी चीज़ें होती थी, महीने भर में, फिर इस हिसाब से करते करते तो ये बेहतर परिणाम इसने दिया मुझे। अच्छा, तो सर जैसे बुक्स का चयन किस प्रकार से किया जाए कि कौन सी किताबें पढ़ना है, कौन सा, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी का बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, तो मतलब किस टाइप की किताबें कैसे चयनित किया जाए? सबसे पहले तो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के लिए जो वर्तमान पैटर्न है यूपी पीसीएस का भी, तो पहले तो मुझे लगता है कि मेंस की तैयारी की जानी चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, साइंस, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनसीईआरटीज़ पढ़ ली जानी चाहिए 9 से 12। फिर उसके बाद जो बेस बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको पढ़ा जाना चाहिए। और अगर आपको सही लगता है किसी कोचिंग का मटेरियल, तो आप वो लेके रिवीजन के लिए आप उसको रख सकते हैं। और थोड़ा सा बदलाव है यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्री पैटर्न दोनों का थोड़ा सा चेंज है। तो यूपी पीसीएस के लिए आपको फैक्ट बेस्ड किताबें पढ़नी होंगी, तो उनके लिए अलग से आपको थोड़ा सा एक अलग रणनीति बनानी होगी उनके लिए। अच्छा, तो सर आप जैसे आप क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टडी कितनी महत्वपूर्ण है और कोचिंग का क्या महत्व है यूपीएससी की प्रिपरेशन में? देखिए, कोचिंग का महत्व सिर्फ एक टॉर्च बियरर के जैसा है। वो आप एक कोचिंग से भी ले सकते हैं, या आपके आसपास माहौल हो, आपके सीनियर हो या फिर आपके गुरुजन हो, आप उनसे भी ले सकते हैं उतनी मदद। तो सिर्फ 5 से 10% का ही रोल है कोचिंग का, लेकिन वो एक दिशा आपको देते रहते हैं। वो हो सकता है कि आप कोचिंग ना भी करें तो आपके जो सीनियर हैं या फिर आपके जो गुरुजी लोग हैं वो आपको एक दिशा देंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी होगी। तो सेल्फ स्टडी 90%, बाकी चीज़ें 10%। सर जैसे सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो सर इसको कवर करने में लगभग कितना समय लग जाता होगा? जो अभी वर्तमान पैटर्न है यूपीएससी या यूपी पीसीएस का, उसको कवर करने में आपको मेंस को कवर करने में, आप अगर टारगेट बेस्ड या डेली रूटीन से आपकी जैसा भी आपका तरीका हो, तो कम से कम मेंस को कवर करने में आपको 1 साल लगेंगे। उसके बाद फिर रिवीजन और प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 6 महीने। तो आप एग्ज़ाम के ठीक 1.5 साल या 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए, जब भी आपको एग्ज़ाम देना। अच्छा सर, मीडियम का क्या महत्व रखता है? जैसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो ये मीडियम मतलब कहाँ महत्व रखता है, खासकर यूपी पीसीएस में? यूपी पीसीएस में अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा महसूस हुआ कि मीडियम महत्व रखता है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी, लेकिन इंग्लिश में उनके बढ़िया मटेरियल्स हैं। तो आपको थोड़ा बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। और बाकी यूपीएससी में तो आपको एक पेपर कंपलसरी देना ही है इंग्लिश का, तो दोनों भाषाओं का ज्ञान होगा तो आपके लिए बेहतर होगा, आप बेहतर कर सकते हैं उससे। तो सर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डरे से रहते हैं, परेशान से रहते हैं कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पास मटेरियल कम है, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, तो मतलब उनसे आप क्या कहेंगे? तो अभी मटेरियल की कमी तो नहीं रहेगा ये हिंदी मीडियम में, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो मटेरियल तो आपको मिल जाएगा हिंदी मीडियम में। और बाकी रही बात डरने की या फिर रिजल्ट ना आने की, तो हिंदी मीडियम्स लोग अपीयर ही कम हो रहे हैं, तो अगर अपीयरेंस आपकी कम होगी तो आपका रिजल्ट भी कम आएगा। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट हिंदी मीडियम से भी आ रहे हैं, तो पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अच्छा सर, सबसे एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है लोगों का, क्योंकि लोग चालू तो करते हैं पढ़ाई करना कि हमें यूपीएससी देना है, लेकिन मझधार में अटक के, बीच में अटक के उनका साहस टूट जाता है। तो सर आपके साथ क्या ऐसा होगा कि जब आप पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं हो पाएगा? जी, सबके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि क्योंकि ये एक अनसर्टेन सा फील्ड है, जहाँ से आपको ये पता नहीं होता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे।
तो कभी मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा भी या भी नहीं होऊंगा। तो उसके एक आपको बैकअप प्लान रखना होगा कि अगर आप यहाँ नहीं सफल होते हैं तो आप दूसरी जगह कहाँ जाएंगे आप। और फिर इसके अलावा डर लगता है, कभी कभी नर्वसनेस फील होता है और पूरी तरह आप टूट भी सकते हैं, लेकिन आपको साहस बनाए रखना है कि आपने अगर इसमें अभी तक इतना समय दिया है तो अब फिर आप कुछ लेके ही जाएं। अच्छा सर, मेंस में सब्जेक्ट का चयन कैसे किया जाए, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं कि मेंस में हम ऑप्शनल क्या रखें। ऑप्शनल आपको इस तरीके का रखना चाहिए जो आपके जीएस का और आपके एसए का एक बड़ा पार्ट कवर करे। जैसे मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी जीएस फर्स्ट पेपर में और जीएस थर्ड पेपर में एक बड़ा एरिया कवर करता है। इसके अलावा वो जीएस में भी बड़ा मददगार है और ऑप्शनल तो है ही, तो ये स्कोरिंग हो जाता है। तो इसलिए आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कुछ ऐसा रखिए कि वो आसान हो और उसका मटेरियल मिल सके आपको मार्केट में, या फिर आप बढ़िया से उसको कवर कर सके, आपकी समझ में आए और वो जीएस का एक बड़ा पार्ट कवर करे। अच्छा, तो सर आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे, मतलब ऐसा कुछ? यूपीएससी में मैंने अभी तक 2 अटेम्प्ट दिया है और इत्तेफाक से दोनों में प्रीलिम्स नहीं हुआ है मेरा। और यूपी पीसीएस में भी मैंने ये 2018 वाला मेरा सीरियस अटेम्प्ट दूसरा ही था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो बस ऐसे ही पीजी के बाद चले गए थे। तो सीरियस अटेम्प्ट 2017, पहला अटेम्प्ट 2017 था, दूसरा अटेम्प्ट 2018 था। तो 17 में प्री नहीं हुआ और 18 में प्री मेंस और इंटरव्यू सब क्वालिफाई हुआ, फिर फाइनली सेलेक्ट हुए। अच्छा सर, आपकी शिक्षा किस तरीके से रही बचपन से और एक यूपी पीसीएस के क्रैक करने तक? शिक्षा तो मेरी बहुत साधारण रही है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा अपने गांव में ही ली मैंने, फिर वहां से मतलब माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है वो अपने ही पट्टी तहसील से ही की, रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज से 9 से 12। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और सिविल सेवाओं की तैयारी में लग गया। तो जो मेरी कर्म भूमि रही है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा। अच्छा सर, जैसे लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करिए, कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करिए, तो आप क्या कहते हैं, हार्ड वर्क कि स्मार्ट वर्क? देखिए, दोनों ज़रूरी हैं। एक तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और बिना पढ़े आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हार्ड वर्क भी करना होगा, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी बहुत सटीक होनी चाहिए और दिशा एकदम सही होनी चाहिए। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क दोनों। अच्छा सर, प्रतापगढ़ को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं प्रतापगढ़ में ही रहकर पूरा यहीं से पढ़ाई करूं और यहीं से पढ़ के मैं सिविल सर्विसेज को क्रैक करूं, तो मतलब आप यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरीके से देखते हैं? जी, अब पहले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ये पॉसिबल हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से या फिर यूट्यूब हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो मटेरियल्स आपके पास हैं, गाइडेंस आपको मिल जा रही है और बहुत ऐसे टीचर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपने सारे वीडियोस फ्री में डाल रखे हैं। तो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो एक बेहतर माहौल बना के यहाँ से मतलब प्रतापगढ़ से भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा सर, बहुत से युवा हैं वो इस समय जो आपने मुकाम हासिल किया है उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आखिरी में बस चलते चलते उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे जो नौजवान भाई हैं या भाई बहन जो भी हैं, दोस्त हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सपने देखिए और फिर उन सपनों के लिए एकदम पूरी जी जान से लग जाइए और फिर टूटना नहीं है आपको बीच में। आप बस मेहनत कीजिए और आपका ये मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ये ले ही जाएगा। तो बस आप सपने देखिए और उनके लिए एकदम लग जाइए और आप सब कुछ सही रहा तो आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू सर, आपने इतना हमें समय दिया और भी युवाओं जो आपको सुन रहे हैं वो जरूर आपसे प्रेरित होंगे और आपको मतलब हमें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे दीपक तिवारी जी, जिन्होंने अपने संघर्ष की कुछ बातें हमसे शेयर की, जो मोटिवेट करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करती हैं जीवन में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। संस्कृत में एक बात कही गई है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, साहेतु सर्वविद्या नाम धर्मश्च धनश्च, कि जिस प्रकार जल की छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धन, धर्म और विद्या भी है। तो बस रोज की
छोटी छोटी पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आपको यूपीएससी क्रैक कर देगी, आप यूपीपीसीएस में चयनित हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा समय दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमसे जुड़े रहिए। और डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, उन्हें देखिए, प्रतापगढ़ स्टोरीज के कुछ और वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं और हर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक प्रतापगढ़ अड्डा से जरूर जुड़ें।